प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि बहुत ही सरल विधि है और अगर आपने वीडियो सबसे पहले इस अध्याय का दो चरीय रैखिक समीकरण का पहला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको बहुत ही ये सरल विधि लगेगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको तुलना व्यापक युगपत समीकरण से तुलना करना बताया। चलिए हम शुरू करते हैं। वज्रगुणन विधि कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास दो समीकरण होंगे, ठीक है, और सभी विधियों का टारगेट एक ही है, x और y के मान ज्ञात करना। तो जो हमें सवाल मिला है, सबसे पहले तो ये देखिए कि राइट हैंड साइड में जो अचर पद लिखे हैं उनको आपको किस में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। कोशिश कीजिए कि आपकी राइट हैंड साइड में क्या लिखा हो, 0। अगर नहीं लिखा है 0 तो इनको पक्षांतर कर लीजिए, यानी यहाँ पर संख्याएं न लिख के हम किस तरफ लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो किस तरह से करना है सवाल को, 5x प्लस 3y। जिस सवाल में होगा यहाँ 0 तो करने की जरूरत नहीं है, और जिसमें नहीं है तो आप पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। धन के 35 है तो -35 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 28 बराबर 0, ठीक है। पहला काम हो गया, ये राइट हैंड साइड 0 आ गई। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब आपको एक लाइन लिखनी है जो आपको याद रखनी है इस विधि को करने के लिए। लिखिए यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। देखिए, व्यापक युगपद रैखिक समीकरण, व्यापक युगपद रैखिक समीकरण कौन से बताए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुलना करने के लिए यही काम आएगी, ठीक है। तो अब कैसे तुलना करना है, a1 इस पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से होगी, ये है आपका पहला, और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से, यानी कि आपका ये a1 है, ये 3 जो है वो b1 है, और जो -35 है वो c1 है। 2 जो है वो क्या है, a2 है, 4 है b2 है, और -28 जो है वो c2 है। लिख लेते हैं हम तुलना करने पर, यही तो तुलना है। a1 5 लिखा, b1 3 लिखा, c1 -35 लिखा, ठीक है। और a2 क्या लिखा, 2 लिखा, b2 क्या लिखा, 4 लिखा, c2 क्या लिखा, -28 लिखा, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे सारे मान लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम चेक करते हैं। a1 बटे a2 कितना आया, 5/2 आएगा। b1 बटे b2 बराबर 3/4 आएगा। और c1 बटे c2 भी देख लेते हैं कितना आता है, -35 बटे -28 आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 को, दिख रहे हैं, ये बराबर दिख रहे हैं, नहीं ना। तो ये हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है और हमें समीकरण हल करना पड़ता है। अगर मान लो ऐसी स्थिति होती कि ये दोनों बराबर होते और ये भी बराबर होता, तो हम लिखते कि समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, है ना। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि अगर वीडियो आपने देखा है इस अध्याय का पहला, तो आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसलिए अगर नहीं देखा है तो आप लिंक पर जाकर पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये चीज, ये स्थिति आई तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है।
क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं इनके अनुपात, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो निकालना पड़ेगा हमको कौन से वो x और y के मान है ना। कब सब तभी निकालना है जब ये नॉट इक्वल टू हो। अगर अनेक हल या कोई हल नहीं की आएगी तब हमें यही सवाल खत्म कर देना है, ठीक है। तो अब x और y के जो सूत्र हैं, फाइंड करना अलग चीज है, पर हम यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहे हैं x का क्या सूत्र होता है और y का क्या सूत्र होता है। सबसे पहले x पर आपने x के बराबर में बटे लगाया, नीचे हमें हर में AB माइनस AB लिखा और अंश में हमें क्या लिखना है, BC माइनस BC, समझ गए। और बस सब में लिख दीजिए 12 21 12 21, सूत्र आपका तैयार हो गया। बिल्कुल आसान है बनाना, ठीक है। यानी बस माइनस बस बटे अब -1 और सारे में 12 21 है। ये आपका सूत्र है, आपकी मेथड है, आपको जैसे याद करना हो हमने ये तरीका बताया, ठीक है। अब देखिए B1 का मान डालिए, B1 का कितना है देख देख के भरना है। तो B1 का मान कितना है 3, तो यहाँ हम 3 भरते हैं। इस तरह से हम सारे ऊपर से मान देखते जाएंगे और इसमें भरते जाएंगे, ठीक है। C2 का मान कितना है -28 है, B2 का मान कितना है 4 है, C1 का मान -35 है बटे में A1 का मान कितना है 5 है, B2 का मान कितना है 4 है और A2 का मान कितना है 2 है, B1 का मान कितना है 3 है। अब सारे मान यहाँ से भरे हैं हमने, ये आपको देख देख कर सही सही मान भरना है, एक भी मान गड़बड़ नहीं करना है। अगर आपने एक भी मान गलत कर दिया तो उत्तर आपका क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। 28 का हम 3 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -84 मिलेगा। कर लीजिए आप गुणा अलग से। और -35, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का जब 4 में गुणा होगा तो 140 आएगा, ठीक है। और 5 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा और 3 का 2 में होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 140 में से 84 घटा दीजिए, एक प्लस का है और एक माइनस का तो घटाना होगा, तो कितना बचेगा 140 में से 84 जाएंगे तो वो घटाइए और 20 में से 6 को घटाइए और फिर जो भी उत्तर आएगा उसमें आपको क्या करना है, भाग देना। 56/14, ठीक है। अब देखिए आगे इनका हम 14 का देंगे तो 14 चौके 56, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार बच्चे जैसे हमने x का सूत्र लिखा था उसी प्रकार हम y का भी सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो y लिखा, बराबर लिखा, लगाया, बटे का निशान लगाया। अब देखिए नीचे हमें AB माइनस AB ही लिखना है, ठीक है। और ऊपर हमें लिखना है CA माइनस CA, ठीक है। और सारे में वही लिखना 12 21 12 21। इससे क्या होगा, हमें सूत्र में कंफ्यूजन नहीं होगी और जल्दी से हमको याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सूत्र बना सकते हैं और याद रखने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए C1 A2 C2 A1 इन सारे के मान आप कहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से उतार लीजिए। तो C1 कितना है -35, A2 कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, C2 कितना है -28 है, कोष्टक में लिखेंगे है ना, गुणित A1 कितना है 5 है, बटे में A1 फिर 5 लिखा, B2 कितना है 4 है और A2 2 और B1 3। इनका हमने सरल किया, 35 का 2 में गुणा किया तो -70 मिला। फिर इसके बाद माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 28 पंचे जो है वो फिर से क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, यहाँ पंचों को 20 आएगा और यहाँ क्या आएगा
6 आएगा। ठीक है, 140 में से हमें 70 घटाना आएगा। ठीक है, और नीचे जो है वो कितना आएगा, 14 आएगा। अब इनको भाग दीजिए, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, तो 5 आया। अतः x बराबर हमारा कितना मान आया था पिछले भी उसमें, x बराबर 4 आया था और y बराबर कितना आया है, 5। तो इस तरह से आपकी ये वज्र गुणन विधि संपन्न हुई।